पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन, लेखक श्री प्रकाश, चैप्टर 6। सिंध से महाप्रस्थान का आरंभ। जब प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और मेरे बीच में यह अंतिम रूप से निश्चित हुआ कि मुझे पाकिस्तान के प्रथम उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर का पद उठाना ही पड़ेगा, मैंने सितंबर 1947 के मध्य में कराची में अपने को स्थापित किया। पाकिस्तान शासन की तरफ से मेरे लिए एक अधूरा बना हुआ मकान निर्धारित किया गया। शहर से यह कई मील दूर था और हम रोज हवाई अड्डे के रास्ते और ड्रग रोड हवाई अड्डे के रास्ते में पड़ता था। इसे किसी गुजराती कुटुंब ने अपने लिए बनवाना आरंभ किया था। पाकिस्तान शासन ने इसका भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के लिए अधिग्रहण यानी रिक्विजिशन कर लिया था। इस प्रकार की कार्यवाही से मुझे दुख हुआ, पर मैं विवश था। वो मकान मुझे मिला तो निवास स्थान के योग्य नहीं था। होटल छोड़ने के बाद मैं अपने पंजाबी मित्र श्री निरंजन प्रसाद के मकान पर चला गया। उन्होंने बड़े उच्च स्तर से मेरा आतिथ्य किया। मुझको बड़ा असमंजस लगा, पर वे मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुए। मुझे दूसरी जगह जाने ही नहीं दिया। अपने 10 दल सहित मैं कई महीने इनका अतिथि रहा। जो मकान रहने के लिए मुझे मिला था, उसके तैयार होने में बड़ी देर लग रही थी। मैंने अपना कार्यालय नीचे की मंजिल में स्थापित किया। मकान का नाम दामोदर महल था। पीछे पाकिस्तानियों ने इसका नाम बालिका महल कर दिया। यह मेरा संयुक्त दफ्तर और निवास स्थान भी रहा। ये 2 मंजिला मकान है। मैं इस प्रतीक्षा में था कि ऊपर की मंजिल तैयार हो जाए तो उसे अपने रहने के योग्य बना लूं। मेरे मित्र प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खां जानते थे कि मैं विधुर हूँ। मेरी स्त्री का देहावसान हुए बहुत वर्ष हो गए थे। वो ये भी जानते थे कि मेरा जीवन बड़ा सादा है। उन्हें यह विश्वास था कि इस छोटे से मकान में अपने दफ्तर और गृहस्थी दोनों का ही काम मैं चला लूँगा। मुझे स्वयं भी कोई चिंता नहीं थी और अपने मित्र श्री निरंजन प्रसाद जी के आतिथ्य का बहुत दिनों तक उपभोग कर मैं इस मकान में आ गया। अपने सीमित साधनों के बावजूद मैंने आज साज कर यथासंभव अपने रहने योग्य बना लिया। वास्तव में मुझे मकान आदि साजने का कोई अनुभव तो था नहीं। यह जानकर पाठकों को कौतूहल होगा कि हमारे पड़ोस में सऊदी अरेबिया की राजदूत को 4 बड़े बड़े मकान दिए गए थे। मैंने सुना था कि इनकी 3 स्त्रियां हैं और चौथा मकान संभवतः चौथी के लिए खाली रखा गया था। मैं ठीक नहीं कह सकता कि क्या बात थी। इन राजदूत की और मेरी अच्छी मैत्री थी। हम एक दूसरे के पास अक्सर आया जाया करते और विचारों का विनिमय किया करते थे। इनको इस बात की बड़ी फिक्र थी कि मैं कुछ ऐसा प्रबंध कर दूं कि जो भारतीय मुसलमान हज के लिए सऊदी अरेबिया जाएं, वे ठीक प्रकार से यात्री कर दें। वे अपने को इससे बचा न सके। यह कर काफी बड़ा था। प्रत्येक यात्री को 680 रुपये देना पड़ता था। जब मैं सितंबर 1947 में कराची इस विचार से पहुंचा कि अब मुझे यहाँ पर उच्चायुक्त बनकर रहना पड़ेगा, तो मैंने देखा कि मकान के मालिक अपनी स्त्री और बच्चों के साथ यहाँ आ गए थे और आशा करते हैं कि मकान पर वे अधिकार कर सकेंगे, पर वे ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं उनसे पूरी सहानुभूति रखता था, पर मकान उन्हें नहीं मिल सकता था क्योंकि राजाज्ञा से वह ले लिया गया था। शीघ्र ही वे लोग भी उसी प्रकार भारत चले गए जैसे सिंध के सभी अंचलों से हिंदू चले जा रहे थे। केवल कराची के ही नहीं, पर सिंध के सभी नगरों के हिंदू उखड़ गए थे और विभाजन के बाद जो भारत बच गया था उसमें बसने के लिए चले जा रहे थे। मैं पंजाब का अपना अनुभव बतला चुका हूँ, जहाँ की अगस्त 1947 के अंत और सितंबर के आरंभ में मैंने करोड़ों की संख्या में नर नारियों को इधर से उधर और उधर से इधर जाते देखा था। अब मेरा केंद्र स्थान कराची हुआ और ऐसे ही 1.5 साल तक बना रहा, जब तक कि मैं इस पद पर रहा। उस समय भारत का शासन पुराने अनुभवी ICS अफसरों के नेतृत्व में चलता था। उनको ऐसे सार्वजनिक पुरुषों में विश्वास नहीं था जिन्हें प्रधानमंत्री उच्चायुक्त अथवा राजदूत बनाकर विदेशों में भेजते थे। कम से कम मुझ में तो उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। उच्चायुक्त होने के नाते अवश्य ही लाहौर और ढाका में स्थित सहायक उच्चायुक्त को मेरे नियंत्रण में रहना चाहिए था, पर ऐसा किया नहीं गया। मैंने उस संबंध में दिल्ली के सचिवालय से पत्र व्यवहार किया और कहा कि लाहौर और ढाका के सहायक उच्चायुक्त के लिए
आवश्यक होना चाहिए कि केंद्र के शासन को जो विवरण भेजें उसकी नकल मुझे भी दें, जिससे कि मैं यहाँ की स्थिति से परिचित रहूं। मेरी प्रार्थना स्वीकृत करते हुए मुझसे कहा गया कि उचित होगा कि तुम अपना कार्यक्षेत्र सिंध तक ही सीमित समझो। केंद्र शासन स्वयं ही पंजाब और पूर्वी बंगाल के सहायक उच्चायुक्तों से प्रत्यक्ष संबंध रखेगा। पीछे मैं कलकत्ता तक ही जाता था। पूर्वी बंगाल से आए हुए शरणार्थियों की दशा का अनुसंधान कर कराची वापस आ जाता था। इस स्थिति का कुछ ही अर्थ हो सकता है। मैं स्वयं ही उससे संतुष्ट नहीं था। पीछे जब मैं मद्रास में था तब मेरे हृदय का आप्यायन उस समय के विदेश मंत्रालय के सचिव श्री सुविमल दत्त के पत्र से हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये बड़े भाग्य की बात है कि कराची में उस कठिन समय में आप उच्चायुक्त रहे। यदि आप वहां न रहे होते तो शासन समझ भी न पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे उच्चायुक्त की हैसियत से इसी मंत्रालय से पत्र व्यवहार करना पड़ता था। मैं नहीं कह सकता था कि जो प्रशंसात्मक शब्द मेरे लिए कहे गए वे उसके योग्य था या नहीं, पर मुझे कुछ संतोष अवश्य हुआ। उस समय के घाव की कुछ पूर्ति हुई जब देखने को उच्चायुक्त होते हुए भी सिंध में भी केवल संयुक्त सहायक उच्चायुक्त ही रहा। जिस प्रकार लाहौर और ढाका में आईसीएस अफसर सहायक उच्चायुक्त थे, वैसे ही कराची में मैं भी एक आईसीएस अफसर संयुक्त उच्चायुक्त बनाकर रखे गए थे, जिन्हें मुझसे अधिक वेतन मिलता था। मुझे इसकी परवाह नहीं थी, पर मुझे यह अवश्य बुरा लगता था कि उसके कारण मैं अपने को ज्यादा बड़ा मानूं, क्योंकि उस समय तो वेतन से ही पद का गौरव समझा जाता है। यद्यपि मेरी समझ में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे थोड़े ही दिन पीछे एक के बाद एक 3 महाप्रस्थानों का प्रबंध करना पड़ा। मेरे लिए यह कहना उचित होगा कि सिंधी हिंदू और सिंधी मुसलमानों में सदा से बड़ा सौहार्द रहा है। विभाजन के बाद सिंध के प्रथम राज्यपाल सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला और प्रथम मुख्यमंत्री जनाब खुरो के अधिकतर मित्र हिंदू ही थे। मुझे आरंभ में यह पूरी आशा थी कि वहां से हिंदू लोग नहीं जाएंगे और सब लोग अपने स्थान पर बने रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले तो सिंध शासन के हिंदू कर्मचारी चले। उन्हें यह अधिकार दे दिया गया था कि चाहे वे भारत में रहें चाहे पाकिस्तान में। मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों ने ऐसा निर्णय किया उन्होंने ये भी सोचा या नहीं कि सरकारी कर्मचारी केवल प्रबंध विभाग या न्याय विभाग के बड़े बड़े अफसर ही नहीं होते, निम्नतम स्तर के कार्यकर्ता भी इसमें ही होते हैं। जैसे दफ्तर के चपरासी या रेल के स्टेशनों में भंगी भी सरकारी कर्मचारी का ही पद रखते हैं। मेरे दफ्तर में दिन प्रतिदिन हर श्रेणी के ऐसे लोग आने लगे जो चाहते थे कि उच्चायुक्तालय से प्रबंध कर दिया जाए कि वे वहां से जा सकें। यह ऐसा दयनीय दृश्य था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मेरा हृदय बड़ा ही दुखित हो गया, पर मैं विवश था। रेल की यात्रा भयावह थी। जब रेल कराची से लाहौर जाते हुए बहावलपुर राज्य से गुजरती तब उसमें बहुत कम हिंदू जीवित बचते थे। समुद्र का ही रास्ता सबसे सुरक्षित मार्ग था। इसमें मेरे मित्र श्री नवीन खांडवाला के द्वारा सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी से मुझे बड़ी मदद मिली। हजारों लाखों नर नारी वहां से सुरक्षित अवस्था में भारत पहुंचाए जा सके। इन सब कामों के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन दफ्तर का काम भी काफी रहता था। दिल्ली से निरंतर संपर्क स्थापित करना पड़ता था और पाकिस्तान के केंद्रीय शासन से मेरा पत्र व्यवहार लगातार बना रहा। साथ ही पुराने संपर्कों के कारण व्यक्तिगत और अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार भी करते रहना पड़ता था। मंदिरों के भ्रष्ट होने पर हिंदुओं को बड़ी चोट पहुंचती थी। एक दिन बहुत ही सवेरे एक मद्रासी सज्जन मेरे दफ्तर में दौड़े आए और उन्होंने कहा कि रात में पास में ही एक मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है, जहां वे प्रतिदिन प्रातःकाल पूजा करने जाया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप चलकर देखिए। मैं वहां गया। अच्छा सुंदर मंदिर था, जिसके अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे मंदिरों में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। ये सब तोड़ डाली गई थी। चारों तरफ टूटे टुकड़े पड़े थे। इस दृश्य को देखकर मैं दुखी मन से बाहर आया। दुखी मन से बाहर खड़ा था। इतने में एक वयोवृद्ध मुसलमान व्यक्ति उधर से गुजरे। वे सिंधी थे।
या तो उन्होंने मुझे पहचाना या यह देखकर कि मंदिर के टूटने पर कोई हिंदू दुख कर रहा है, उन्होंने कहा, ऐसा मत समझिएगा कि इस कुकर्म में हम सिंधियों का हाथ है। यह सब उत्पात पंजाबी लोग कर रहे हैं जो हमारे ऊपर राज्य करने आए हैं। मैं कर ही क्या सकता था। दुखी मन से लौट आया और पाकिस्तान शासन के यहाँ सूचना भेज दी, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। कुछ दिन पीछे मेरे पास यह शिकायत आई कि ड्रग रोड हवाई अड्डे के रास्ते में एक पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर था वो नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। डालमिया वंश के सीमेंट के कारखाने के सामने वहां के कर्मचारियों ने इस मंदिर को स्थापित किया था। मैं वहां गया। सभी मूर्तियां बुरी तरह से तोड़ दी गई थीं। शासन के पहरे के लिए मेरे यहाँ संगीनधारी सिपाहियों का एक गारद रखा गया था। उनमें से एक मेरे पास सदा ही होटल में रहते थे। उन्हें भी यह दृश्य देखकर बड़ा दुख हुआ। उसी दिन सायंकाल राजभवन में चाय पार्टी थी। जिन्ना साहब आतिथेय थे। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। वे अपने भवन के पास के बड़े मैदान में एक तरफ सोफा पर अकेले बैठे हुए थे। चारों तरफ चाय और जलपान के पदार्थ रखे हुए थे। अतिथियों से आशा की जाती थी कि वे स्वयं ही उन्हें लेकर खा पी लेंगे। जिन्ना के साहब के पास कोई नहीं जा सकता था। वे बहुत अशक्त थे। वे किसी से मुलाकात नहीं कर सकते थे। जब एक वयोवृद्ध मुस्लिम सज्जन, जिन्हें मैं दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा के साथी सदस्य के नाते जानता था, बड़े जोश से उनका अभिवादन करने उनकी तरफ बढ़े तो वे रोक दिए गए। उनसे कहा गया कि उधर मत जाइए। उसी पार्टी में मुझे दूसरे मुसलमान मित्र भी मिले जिन्हें मैं पहले से जानता था। मैंने उन्हें मंदिर के भ्रष्ट होने की कथा सुनाई और आशा प्रकट की कि ऐसे अनाचार को रोकने का पूरा प्रबंध किया जाए, जिससे कि कोई सांप्रदायिक मनोमालिन्य न फैले। मैं वहां पर शासन और सचिवालय के सभी छोटे बड़े सदस्यों को पहले से जानता था। इस कारण उनसे स्पष्ट रूप से बात करता रहा। वो सज्जन कुछ जोश से बोले, ये असंभव है क्योंकि इस्लाम ने मंदिरों को तोड़ना मना किया है। मैंने कहा, इस्लाम धर्म का ऐसा आदर्श हो सकता है, पर टूटे हुए मंदिर को तो मैं देख कर आ रहा हूँ और यदि आप चाहें तो वहां स्वयं चलकर देख सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा होना असंभव है क्योंकि कुरान के उपदेश के विरुद्ध है। वे इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि जो कुछ मैंने उनसे कहा मैंने स्वयं देखा था। मैं तो उनके शब्दों से स्तंभित रह गया। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा था कि वे लोग ऐसी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है जो उनके मन के अनुकूल ना हो। आंखें देखी भी ऐसी बात यदि उनसे कोई कहता तो वे उसे अस्वीकृत कर देते। होगा कि ठीक ऐसी ही शिकायतें भारत से पाकिस्तान जाती थीं। मुझे यह विचार कर आश्चर्य होता था कि यदि अभियोग पत्रों में पाकिस्तान की जगह भारत और भारत की जगह पाकिस्तान लिख दिया जाता तो सिद्ध हो जाता कि जो कुछ शिकायत एक तरफ से की गई, ठीक वही शिकायत दूसरों से भी की जाती है। चैप्टर 6 को पढ़ने के साथ ही साथ ये महसूस होता है कि जब इतने बड़े पैमाने पे महाप्रस्थान हो रहा है और जैसा कि श्री प्रकाश जी ने कहा कि रेल की यात्रा भयावह थी और समुद्र का रास्ता सुरक्षित था, इस दिशा में भी बड़े स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि जो सिंधी हिंदू वहां रह रहे थे वो भी इस बात को पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये देश अब उनका देश नहीं है, उन्हें यहां से चला जाना चाहिए। राजभवन की चाय पार्टी में श्री प्रकाश जी का जो अनुभव हुआ अपने पुराने परिचित मुस्लिम मित्रों से बातचीत करके, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुखदाई और फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति थी, क्योंकि जो स्थिति है, जो दिख रहा है, उसे भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये इतने सारे सवाल खड़े करता है कि आप उसका जवाब ढूंढते रहिए और इन जवाबों को ढूंढने में चाहे दशकों लग जाएं। नमस्कार।